फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये एनालिसिस कर लें कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कई सारे एरियाज हैं जहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। जैसे कि पहला तो बनता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड पूछा जाता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन पूछा जाता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के मेजर प्रिंसिपल्स क्या हैं, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट। फिर डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स जो रोल प्ले करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। देन डिफरेंट फेजेस पूछे जाते हैं। तो ये कई सारे एस्पेक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव पे। सो हाय गाइस, दिस इज दीपिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, राइट। तो ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है और हम इसे ही समझेंगे कि इसे हम अप्रोच कैसे करेंगे। सो व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, राइट। तो इसका क्वेश्चन, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, यही मैं आज डिस्कस करूंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल चीज़ों के साथ साथ आपको करंट चीज़ भी डालनी रहेगी, मेंशन करनी होगी। जैसे अभी इंडिया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, राइट, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसे जरूर मेंशन करना बहुत ही बर्निंग स्टेटमेंट है, बर्निंग इशू है, जो आप अपने करंट अफेयर में मेंशन करो, ताकि जो कॉपी आपकी इवैल्यूएट कर रहा हो उसको स्ट्राइक करे कि हाँ करंट चीज़ें इस पे इंटरलिंक्ड हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन के जब भी हम क्वेश्चंस लिख रहे होंगे तो बहुत ज़रूरी हो जाता है करंट जो एग्जाम्पल्स हैं या करंट इश्यूज जो न्यूज़ में हैं उनको मेंशन करना अपने आंसर में, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। नहीं तो एवरेज मार्किंग तो आपको ऐसे भी मिल जाएगी, आप कुछ भी लिखिए, राइट। तो एक बेसिक से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि राइट ना, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आर्टिकुलेट किसने किया। देन फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन लिख सकते हो सिंपल सी, कि क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, इंटरेस्ट, गोल्स, राइट, जहां पर हम कंट्रीज के साथ इंटरैक्ट करते हैं, राइट। फिर इसके बाद पंचशील को मेंशन कर सकते हो कि मोस्ट बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, राइट। तो ये बेसिक चीजें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब आता है हमारा मेजर पार्ट ऑफ द आंसर, जिसे हम बॉडी पार्ट कहते हैं। तो जिसमें हम मेजर जो फीचर्स हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं और करंट एग्जांपल्स के साथ इनकी रेलेवेंसी को जस्टिफाई करते हैं, राइट। अभी मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दूंगी, राइट। फिर कंक्लूड करोगे कि जो अभी जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है 21st सेंचुरी में, राइट, जैसे चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, राइट, रसिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, क्लाइमेट चेंजेस चल रहे हैं, क्वाड का फॉर्मेशन हुआ, ऑकस का फॉर्मेशन हुआ। तो किस तरीके से हमारे इंडिया के जो डिफरेंट एजेंडाज हैं हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे परस्यू कर रहे हैं। फिर इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन रहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये भी हम इंटरनेशनल लेवल पर भी इसे परस्यू करते हैं। इस तरीके से आप कंक्लूड कर दोगे। तो मेजर फीचर्स जो आज हमें डिस्कस करना है उस पर आते हैं हम गाइस। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन आपको पता है, मैं ये एज्यूम कर चल रही हूँ। इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है, कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं या वेज या मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू कोई भी कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश करती है। या कुछ प्रिंसिपल और नॉर्म्स होते हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम कब करते हैं, जब हम किसी और कंट्रीज के साथ में इंटरैक्शन करते हैं, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फीचर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का वो यही है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, राइट। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी अपनी ऑटोनॉमी है। इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, राइट, कि किस कंट्री के साथ हमें कैसे रिलेशन रखने हैं, क्या मतलब एग्रीमेंट्स करने हैं, ये सारी चीज़ें। हम किसी अलायंस सिस्टम पर नहीं चलते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो किस तरीके से जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब टू पावर ब्लॉक, एक यूएसए लेड था, एक यूएसएसआर जो रसिया लेड था, उनके बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था। किस तरीके से इंडिया ने नैम अप्रोच अडॉप्ट किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे कहेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट अप्रोच इंडिया ने अडॉप्ट किया कि किसी भी पावर
पावर ब्लॉक जो थे उनकी पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करेगा इंडिया, राइट। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करेगा। तो कोल्ड वॉर, नैम, इसका एग्जाम्पल देकर इस पॉइंट को जस्टिफाई करना जो आपका इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वाला है। तो एक फीचर्स तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। सेकंड ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो इम्पोर्टेंट पिलर ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, राइट, उनके साथ हम अपनी एम्पैथी एंड सॉलिडेरिटी शो करते आए हमेशा। अब इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? तो करंट एग्जाम्पल्स लोगे। जैसे इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है साउथ साउथ कोऑपरेशन को। अब साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है शायद आपको ना पता हो यहाँ पर, तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करूंगी इसे। पूरा होल वर्ल्ड आप देख रहे हो यहाँ पर, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको नॉर्थ हेमिस्फीयर में रखा जाता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको हम साउथ हेमिस्फीयर में रखते हैं ग्लोब के। इसे ही कहते हैं नॉर्थ साउथ या साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो नॉर्थ और साउथ मतलब डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन। गॉट द डिफरेंस ना? तो जब इंडिया क्या है, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो जो वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका स्टैंड, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉइस वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया सपोर्ट करती है। एक एग्जांपल अभी करंट में बहुत चलता है क्लाइमेट चेंज की रिगार्डिंग में, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, ये जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अप्रोच फॉलो किया गया है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी वजह से हो रहा है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे USA, UK, जापान, राइट, इन सारे कंट्रीज ने क्या किया है, अपना डेवलपमेंट तो कर लिया, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर लिया और इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया। अब जब इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हैपन हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, तब आकर कह रहे हैं कि सारी कंट्रीज आओ इसका समाधान निकाला जाए। तो इंडिया कहता है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज की यहाँ पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उन्होंने ही ज़्यादा पोल्यूशन किया है। डेवलपिंग कंट्रीज ने तो अभी अपने कंट्रीज का डेवलपमेंट किया ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया ही नहीं है, हमने नहीं गंदा किया इतना इन्वायरमेंट को। तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर जैसे USA, राइट, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ये ज़्यादा पैसे दें, ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर खर्चा करें ताकि हम क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो CBDR का मतलब समझ में आया। तो इसके लिए इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस रखता है हर एक प्लेटफॉर्म में, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो रहा हो, राइट, चाहे वो ग्लासगो समिट हो रही हो। तो इससे पता चलता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एम्पैथी एंड सॉलिडेरिटी रखती है विथ डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मेंबरशिप रखता है, जैसे ब्रिक्स, IBSA, बिम्स्टेक, सार्क, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया, फीचर्स। अब ये करंट चीज़ें हैं, अगर ये मेंशन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, अगर नहीं करोगे तो एवरेज मार्किंग मिलेगी। थर्ड फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो डीप रूटेड कन्विक्शन फॉर इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा सपोर्ट करती है कि जितने भी डिफरेंसेस हों या कॉन्फ्लिक्ट हों उनको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जाए, ना कि युद्ध के द्वारा। अगर कोई डिफरेंसेस हैं कंट्रीज के बीच में कोई इश्यूज हैं, तो इन इश्यूज को हम किसके थ्रू रिजॉल्व करें? डायलॉग के थ्रू, बातचीत के थ्रू, डिप्लोमेसी का यूज करके, राइट। अदर जो पीसफुल रेजोल्यूशन प्रोसेस हैं, राइट, एक कॉन्फ्रेंस की जाए, कम्युनिकेशन रखा जाए, तो इसके थ्रू हमें पीसफुल रेजोल्यूशन करना है इश्यूज का। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, भाई शांति के साथ आप भी रहें, हम भी रहें, राइट। तो ये बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी सपोर्ट करती है। तो ये थर्ड फीचर्स हो गया। इसमें एग्जांपल दे सकते हो पंचशील का।
पंचशील जो 1954 में साइन करता है इंडिया, इसमें 5 प्रिंसिपल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस को, कि भाई हम आपके कंट्री के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप हमारे कंट्री के इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप ना करें, राइट। आप अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन रखें, हम अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन रखें। देन यूएन के जितने भी पीस कीपिंग ऑपरेशन रहते हैं, इंडिया का इसमें बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मेंशन करके इस पॉइंट को आप जस्टिफाई कर सकते हो। जो फोर्थ फीचर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, वो है कि इंडिया का जो इम्पोर्टेंट इस समय टारगेट रहता है वो है एक सेल्फ रिलायंट, जिसे हम आत्मनिर्भर कहते हैं। आजकल देखोगे कि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चल रहा है। इंडिया जो अभी प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पॉपुलराइज कर रहे हैं और इस चीज़ को में हम फोकस भी कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। देन मेक इन इंडिया, राइट, ताकि हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सके। हम जो आप देखोगे कि इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहता है, जो हम अदर कंट्रीज से गुड्स एंड सर्विसेज मंगाते हैं इंडिया में। तो इंडिया का प्रेजेंट अभी जो फॉरेन पॉलिसी है ये इस चीज़ पर को फोकस करती है कि हम अपनी इंपोर्ट को रिड्यूस करें और हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। इंडिया मेक इन इंडिया के तहत इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम इंडिया में वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें जिसका हमारे जो भारत के लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, और दूसरा हम इन्हें एक्सपोर्ट कर सकें ताकि हमें इकोनॉमिक गेन हो। फ्रेंड, तो इंडिया को डेवलप करना है एक आत्मनिर्भर भारत में, सेल्फ रिलायंट कंट्री में, और हमें टेक्नोलॉजिकल भी डेवलपमेंट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तभी आप देखोगे कि जैसे नीति आयोग जैसे संस्थाएं बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, ताकि हम अपना टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट कर सकें, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस है। और 21st सेंचुरी में जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो ज़रूरी है इंडिया के लिए कि अपनी टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंट हो, ताकि हम दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें। गॉट इट? तो ये सारे पॉइंट्स करके इस पॉइंट को मेंशन कर देना। नेक्स्ट फीचर आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कर सकते हो कि इंडिया की हमेशा से हाई प्रायोरिटी रहती है अपनी नेबर्स के साथ में, जो नेबर कंट्रीज हैं इंडिया की, उनके साथ क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना, राइट। अब इस पॉइंट को कैसे आप जस्टिफाई करोगे? बहुत सारे एग्जांपल्स और इनिशिएटिव दोगे जो इंडिया ने लिए हैं, जैसे पंचशील, मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया इसे। गुजराल डॉक्ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है जब इंडिया और इंडिया के नेबर्स के बीच की रिलेशनशिप की बात आती है। गुजराल डॉक्ट्राइन अगर आपको ना पता हो तो मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहूँगी इसे। गुजराल डॉक्ट्राइन ये कहता है कि हमारे जो नेबर्स कंट्रीज हैं, जैसे भूटान हो गया, राइट, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, मालदीव हो गया, राइट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तो इन कंट्रीज के साथ में इंडिया को अच्छे बायलैटरल रिलेशन बनाना है। किस टर्म्स एंड कंडीशन में? कि भाई इंडिया क्या करेगी, इन नेबर कंट्रीज को हेल्प करेगी, उनकी नीड्स का ध्यान रखेगी नेबर कंट्रीज का, और बदले में हम उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। इसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, राइट, कि हम रेसिप्रोसिटी को यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई जितनी हम अपनी नेबर कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं वो भी हमारी उतनी ही हेल्प करें। तो ये हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये वन वे हेल्प सपोर्ट सिस्टम। क्यों? क्योंकि असिमेट्री है यहाँ पर। इंडिया चाहे वो टेरिटरी के मामले में हो, चाहे पॉपुलेशन के मामले में हो, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में हो, जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावरफुल है। तो हमें क्या करना है, गुजराल डॉक्ट्राइन के थ्रू नेबर कंट्रीज के साथ में फ्रेंडली एंड क्लोज रिलेशनशिप बनानी है। तो गुजराल डॉक्ट्राइन समझ आइए आपको यहाँ पर। देन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क, बिम्स्टेक, जिनके थ्रू इंडिया नेबर्स कंट्रीज के बीच के जो रिलेशनशिप है या को उनको बैलेंस करती है और एक रीजनल पावर अपने आप को बनाने की कोशिश कर रही है विद द हेल्प ऑफ दीज नेबर्स, राइट। तो ये 5th पॉइंट हो गया। आई होप कि इसे एक्सप्लेन कर लोगे आप और करंट एग्जांपल्स भी दे दोगे। फिर है आपका 6 जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फीचर है कि इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता आया है इक्वल वर्ल्ड ऑर्डर को।
इक्वल वर्ल्ड ऑर्डर मतलब जहाँ पर हर एक कंट्री, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे वो अनडेवलप्ड कंट्री हो, सबको इक्वल वॉइस रखने को, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इक्वल एक्नॉलेजमेंट दिया जाए, रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए, उन कंट्रीज के इंटरेस्ट को भी वहाँ पर कंसीडर किया जाए। राइट, ऐसा नहीं है कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, वो अपना डोमिनेंस बनाए, उनके रूल्स ही थोपे जाएं हम पर। तो जब जैसे इंडिया बात करता है सिक्योरिटी काउंसिल पे रिफॉर्म करने की, तो ये एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हो जिससे कि आप इस पॉइंट को जस्टिफाई कर पाओ कि इंडिया हमेशा से डिमांड करता है कि सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूनाइटेड नेशंस में जो परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो न्यूक्लियर पावर थे पहले, अभी तो इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है बट उसको नहीं कंसीडर किया गया इसमें। तो सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो इंडिया की डिमांड है कि इस सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को एक्सपैंड किया जाए, 5 से बढ़ाकर इसे और आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो अभी पावरफुल लोग हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं जैसे इंडिया खुद भी, तो इसको भी मेंबरशिप दी जाए, परमानेंट मेंबरशिप दी जाए इस सिक्योरिटी काउंसिल में। इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ, ये क्या हो, जस्टिफाइड हो और फेयर हो, इनको डिमांड करता है हमेशा से जो हमारा इंडिया है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड, WTO आप देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसके जो रूल्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, उसमें हमेशा इंडिया इस चीज़ को फोकस करता है कि वो फेयर होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर करते हैं। ओके, तो इंडिया हमेशा इस बात को सपोर्ट करता है, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से डिज़ाइन होती है जहां पर इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर सभी कंट्रीज के लिए क्या है, फेयर एंड जस्टिफाइड रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद से 7 जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, कि फॉरेस्ट जो पॉलिसी है हमारी वो कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेसिज्म को कंप्लीटली क्रिटिसाइज करती है। राइट, कि ये सारी चीजें नहीं होने चाहिए। इंडिया भी एक कॉलोनियल कंट्री था, आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो इंडिया ने इस चीज को सफर किया है, तो इंडिया इनके अगेंस्ट में है कि कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेसिज्म जैसी चीजों को खत्म किया जाना चाहिए। अब इसके लिए एग्जाम्पल्स देकर कैसे जस्टिफाई करोगे कि भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कुछ तो एग्जाम्पल्स दो जिससे ये पॉइंट जस्टिफाई हो। तो जैसे इंडिया ने इंडोनेशिया की जो इंडिपेंडेंस था उसके लिए अपनी वॉइस रेज करी थी, आवाज उठाया था कि इंडिया को, इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस दिया जाए। फिर नैम के थ्रू भी इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं। इंडिया के इनिशिएटिव ने एक लिया जिसमें अफ्रीका फंड बनाया गया, जो अफ्रीकन कंट्रीज में इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड जो भी वहाँ पर चीज़ें, रेसिज्म की चीज़ें चल रही थी, उनको वहाँ पर ख़त्म करना था। राइट, तो बहुत सारे एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज की इंडिपेंडेंस को लेकर इंडिया ने आवाज़ उठाई है। तो इस पॉलिसी को, इसको 7th पॉइंट को आप लिखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है जो इंडिया की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इंडिया डज नॉट इंटरफेयर बट इंटरवीन्स। तो इंडिया, आपको पता है, पंचशील प्रिंसिपल फॉलो करता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं और नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर की बात करते हैं। तो इंडिया इंटरफेयर नहीं करता है, राइट, कि किसी कंट्री के इंटरनल मैटर में जाकर हस्तक्षेप करे, बट इंटरवीन तब करेगा जब नेसेसरी है। अब इस पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करोगे आप? देखो, हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस करना डिफरेंट थिंग है, इंटरवीन करना डिफरेंट थिंग है। राइट, जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इंडिया को लगता है कि अब जरूरी है इंटरवीन करना इस मुद्दे पर, राइट, तब इंडिया आगे आकर अपना हस्तक्षेप करेगा। ऐसा नहीं कि डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिक्स है किसी भी कंट्री की, उस पर इंटरफेयर करे। दोनों में डिफरेंस है। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं। तो जब आपको पता है कि बांग्लादेश
और जो पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा था, तो इंडिया ने इसमें इंटरवीन किया था क्योंकि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी था ये उस समय। तो 1971 में इंडिया ने इंटरवीन किया इस मुद्दे पर और बांग्लादेश के लिबरेशन में हेल्प की। इसी के तरीके से आप श्रीलंका में जो तमिल इशू हुआ था वहाँ पर, मालदीव पे रिसेंट में आप देखोगे एक सर्जिकल स्ट्राइक। ऐसे तो इंडिया पाकिस्तान के मैटर पे, इंटरनल अफेयर में या इंटरनल पॉलिटिक्स पे इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन जब वहाँ से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा था, आप देखोगे कि बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो इंडिया ने इस मुद्दे पर ज़रूरी समझा कि इंटरवीन करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है ये। तो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। गेटिंग इट? तो इस पॉइंट को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो आप कैरेक्टरिस्टिक के रूप में लिख सकते हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, इसका मोरल एस्पेक्ट। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे आपको ऐसे पॉलिसीज मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे जो मोरल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी को हाईलाइट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो पंचशील। पंचशील में जो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं ना, 5 वर्चूज हैं, ये बेसिकली वैल्यूज हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में फॉलो किए जाते हैं। जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया जाके नेपाल के बॉर्डर को छीन ले या इंडिया जाकर बांग्लादेश या भूटान के बॉर्डर को में कब्जा कर ले अपनी मिलिट्री का यूज़ करके। तो हमें एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट करना है कि भाई आप ये जो, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ LAC और LOC काम करता है ना, तो इन बॉर्डर्स को हम रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई ये लाइन है, ये आप इसकी, इधर आपकी बाउंड्री है, इधर हमारी टेरिटरी है, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। दीज आर दी 5 प्रिंसिपल्स जो मोरल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी को हाईलाइट करते हैं। एक है प्रोएक्टिव एंड इम्पार्शियल असिस्टेंस। तो यहाँ पर इंडिया क्या करता है, अगर नेबर कंट्रीज के, अब जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में देखोगे कोविड के टाइम पे, जब कोविड क्राइसिस हुआ था, तो इंडिया ने प्रोएक्टिव होकर वैक्सीन डिप्लोमेसी का इनिशिएटिव लिया कि वो कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज हैं, अनडेवलप्ड कंट्रीज है, जिनको रिक्वायरमेंट है, राइट, जैसे अफ्रीकन नेशंस हैं बहुत सारे, वहाँ पर वैक्सीन को सप्लाई किया जाए। इसी तरीके से नेपाल में अर्थक्वेक आया था, आपको अगर याद हो, तो इंडिया ने प्रोएक्टिवली अपना सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर भेजा था, राइट। इसी तरीके से आप देखोगे कि इंडिया का ये मोरल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान में जो क्राइसिस हुई थी, जब लोगों को एयरलिफ्ट कराया गया था, राइट, एयरलिफ्ट मूवी अगर आपने देखी हो वहाँ पर, और हमारी जो पहले जो सुषमा स्वराज जी थी, फॉरेन मिनिस्टर्स थी, उनके टाइम पे आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए थे फॉरेन पॉलिसी में जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे थे, राइट। तो इसके आधार पर आप कह सकते हो कि इंडिया प्रोएक्टिव एंड इम्पार्शियल असिस्टेंस को हमेशा फॉलो करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। देन वसुधैव कुटुंबकम की जो अप्रोच है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक फैमिली है, तो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट करती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। तो ये करंट चीज़ें हैं, ये वैल्यू एडिशन के लिए चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो आई होप सो कि इनकी इम्पोर्टेंस आप समझ रहे होगे। तो ये एस्पेक्ट भी दिखाता है हमें, क्या दिखाता है, मोरल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये भी फीचर्स ही हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि फॉरेन पॉलिसी का फीचर्स आएगा तो हम क्या लिखेंगे, ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे आप। देन अगर ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने पे इंडिया हमेशा लीडरशिप लेता है, या इंडिया हमेशा आगे आता है और सपोर्ट करता है इन चीज़ों को, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है। जैसे कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पे वैक्सीन डिप्लोमेसी इनिशिएटिव इंडिया का। देन जो वर्ल्ड ट्रेड रिजीम है वो इक्वल हो, फेयर हो, राइट, तो उसको लेकर हमेशा इंडिया अपनी वॉइस उठाता रहता है। देन क्लाइमेट चेंज, फिर CBDR वाला, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो,
टेररिज्म के लिए हम इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं कि जहाँ पर टेररिज्म को एक ग्लोबल इशू कंसीडर किया जाए और इसके अगेंस्ट पे जो नीडेड रिजीम्स हैं, जो नीडेड रेजोल्यूशंस हैं वो लाए जाएं यूएन पर। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कॉपी राइट्स का इशू है उसको लेकर इंडिया हमेशा अपनी आवाज़ उठाता है। फिर ग्लोबल जो गवर्नेंस है वो फेयर होनी चाहिए, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, राइट। हेल्थ हैजार्ड्स, तो ये सारे ग्लोबल इश्यूज हैं, तो इनको सॉल्व करने की एक ग्लोबल अप्रोच अडॉप्ट की जाए, फंड कलेक्ट किए जाएं, राइट, बहुत सारे फंड सेटअप किए जाएं। तो इन सारे सभी ये जो है ये मोरल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी को शो करते हैं। अब ये चीज़ शायद आपको कहीं ना मिले, बट ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो आप इतना पॉइंट्स मेंशन कर दोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। फिर आप एक और फॉरेन पॉलिसी के फीचर्स पे हमने ऑलमोस्ट चीज़ें डिस्कस कर ली है, बट एक सब हेडिंग डालकर कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, ये अगर लिखते हो तो ये भी वैल्यू एडिशन है आपके पॉइंट पे। जैसे हमने अभी रियलिस्टिक डिप्लोमेसी अडॉप्ट की है। रियलिस्टिक डिप्लोमेसी क्योंकि इंडिया अभी एक पावरफुल पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है इंडिया की, तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, राइट। बहुत सारे एरियाज में इंडिया ने अपना अच्छा अचीवमेंट किया है, राइट, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म में हो। हमारी जीडीपी आप देख लीजिए, इंडिया क्या है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है आजकल। यूनाइटेड किंगडम को भी हमने पीछे छोड़ दिया है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो डाटा आया है। तो ये डाटा मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इंडिया क्या है, अपनी जो डिप्लोमेसी है, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो थोड़ी रियलिस्टिक हो गई है एज कम्पेयर टू आइडियलिस्टिक इन नेचर। रियलिस्टिक क्यों? ताकि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल चाइना के साथ कोई इशू होता है या पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, तो हम एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि अभी हम बोल्ड डिसीजन लेने की स्थिति में हैं। इंडिया का भी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग हुए हैं, राइट। फिर अभी प्रेजेंट में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चारों तरफ चर्चा होती है इसकी, वो होती है कि इंडिया अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है पावर्स को फॉर टू बेसिकली अचीव इट्स एडवांटेज या नेशनल इंटरेस्ट। तो मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर टू इट्स एडवांटेज बहुत ही मोस्ट फंडामेंटल रिसेंट डेवलपमेंट है। जैसे एग्जाम्पल आप देखोगे कि जो प्रेजेंट में इंडिया का यूएस के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो काफ़ी ओपन है और काफ़ी डीप है। पहले इंडिया हमेशा हेजिटेट होता था यूएस के साथ इतना बोल्ड रिलेशनशिप बनाने की, क्योंकि हम हमेशा यूएसएसआर के साथ, जो रसिया है उसके साथ भी कनेक्टेड थे, राइट। थोड़ा आइडियलिस्टिक इन नेचर था। अभी रियलिस्टिक है क्योंकि इंडिया जो प्रेजेंट जियो पॉलिटिक्स है और इंडिया के जो प्रेजेंट नेशनल इंटरेस्ट है वो हमारे यूएस के साथ क्लोज टाइज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी इंडिया क्या कर रहा है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रख रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है। अगर हमारे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं यूएस के साथ डीप रिलेशनशिप से, तो इंडिया विल गो फॉर दैट। तो ये पावर्स के बीच में बैलेंस बिठाना कि साइमल्टेनियसली आप यूएस के साथ भी रिलेशन बना रहे हो, इधर रसिया के साथ भी आपके अच्छे रिलेशन है, इधर आप देखोगे कि आप ब्रिक्स के भी मेंबरशिप रख रहे हो, राइट। इसके साथ साथ आप सार्क जो एससीओ है उसके भी मेंबरशिप रख रहे हो। मतलब तो ये चाइना के साथ आपके कन्फ्रंटेशन है, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं हमारे, राइट। लेकिन साथ ही हम कई सारे मेंबरशिप में साथ में जो मेंबरशिप है उसको शेयर कर रहे हैं। तो ये बैलेंस करना पावर्स के बीच में बहुत ज़रूरी है और एक रियलिस्टिक अप्रोच है। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर मेंशन करना, मल्टी अलाइंड अप्रोच। जो हमारे प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं कि इंडिया क्या है ना, कोई आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं अडॉप्ट करेगा अभी, राइट। कोई एक पर्टिकुलर अप्रोच नहीं होगा, हम मल्टी अलाइंड अप्रोच करेंगे। मतलब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से वेरियस प्लेटफॉर्म से अपने कनेक्शन बनाएंगे, राइट। हम यूएस के साथ भी कनेक्शन बनाएंगे, राइट। हम क्वाड की मेंबरशिप भी रखेंगे,
फिर चाइना के साथ भी हम जाएंगे, ब्रिक्स की मेंबरशिप रखेंगे, हम रसिया के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाएंगे जो ब्रिक्स का मेंबर है, रसिया भी, राइट। तो हमारी मल्टी अलाइंड अप्रोच है ये, मल्टीपल कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप है ये, तो बैलेंस ऑफ पावर कर रहे हैं हम, यह मल्टी अलाइंड अप्रोच, ताकि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो सके। गेटिंग इट? तो ये प्रेजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड को जरूर मेंशन करना, ब्रिक्स को मेंशन करना। फिर ग्रोइंग इकोनॉमिक टाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय इंडिया का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि इंडिया ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना कि इंडिया ने $5 ट्रिलियन का जो टारगेट रखा है उसको अचीव करना है, तो इसके लिए हमें डबल डिजिट में ग्रोथ चाहिए होगा जीडीपी का। इंडिया ने रिसेंट में यूनाइटेड किंगडम को पीछे करते हुए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का स्टेटस अचीव किया, राइट। तो इससे पता चल रहा है कि इंडिया जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी है उसमें कितना ज़्यादा फोकस कर रहा है। हम वेरियस कंट्रीज़ के साथ में एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, वेरियस कंट्रीज़ के साथ में हम म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं, जिससे कि इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरे हो सके। हम मेक इन इंडिया को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं कि इंडिया में आकर वो इन्वेस्ट करें। अब बहुत सारे जो करंट एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना, जिसमें हम कल्चर का पीपल टू पीपल कनेक्शंस बना रहे हैं, राइट। जैसे बुद्धिज़्म आप देखोगे, जब हम ये ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में कनेक्शन बनाते हैं तो हम बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा मतलब सेंट्रल पॉइंट पे रखते हैं, क्योंकि ये कल्चर है और इस कल्चर के थ्रू हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। फिर पीपल टू पीपल कनेक्शंस बनाते हैं, हमारी जो इंडियन कम्युनिटी इन कंट्रीज़ में प्रेजेंट होती है उनके साथ आप देखोगे कि जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वो जाकर स्पेशल मीटिंग करते हैं, उनके साथ स्पेशली मिलते हैं जो इंडियन कम्युनिटी वेरियस कंट्रीज़ में रह रही हैं। तो इंडिया जब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है तो इंडियन कम्युनिटी के साथ उनका इंटरेक्शन किया जाता है। इससे क्या होता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ता है और इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है उस फॉरेन लैंड में। फिर इसके बाद से हमारे इंडियन इंटरेस्ट है, दे आर द मेन थ्रस्ट जो हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने पे सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इतने सारे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स डिस्कस किए इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, मोर देन इनफ है आपके एक आंसर लिखने के लिए, और करंट एग्जांपल्स भी मैंने बताया। अब इसका कंक्लूजन आप बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो जिसमें आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे। तो आप देखोगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो अभी प्रेजेंट में हम 3S पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये आप देखोगे ना, अभी प्रेजेंट में ये चीज़ जो शॉर्ट फॉर्म में 3S 4C 5Ps इस तरीके की चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं, इस समय ट्रेंड में चल रही, तो आपको भी इन्हें यूटिलाइज करना है अपने आंसर्स में। तो 3S स्टैंड फॉर स्पेस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सेकेंड है स्टेबिलिटी बोथ विद इन एंड द नेबरहुड, एंड थर्ड है स्ट्रेंथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, मिलिट्री में, सॉफ्ट पावर में। तो 3S हो गए आपके, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये 3 एरियाज हैं जहां पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रही है। पहला कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखनी है, हम यूएस के साथ भी रिलेशनशिप बनाएंगे, हमारे डीप या स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होंगे, लेकिन हम उसके इस रिलेशनशिप के साथ भी इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखेगा। भाई हम यूएस के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप बना रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने पे, हम कोई ग्रुपिज्म नहीं कर रहे हैं, कोई अलायंस नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। तो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब जिसे हम इंडिपेंडेंसी कहते हैं, वो मेंटेन रखेगा, राइट। स्टेबिलिटी हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने कंट्री के अंदर में भी स्टेबिलिटी मेंटेन रखना है और अपने नेबरहुड में, ताकि नेशनल सिक्योरिटी से हम निश्चिंत रहें। फिर स्ट्रेंथ, भाई हमें इकोनॉमिक डोमेन में भी जीडीपी ग्रो करना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अडॉप्ट करना है, अचीव करना है, राइट। तो स्ट्रेंथ हो गई। मिलिट्री स्ट्रेंथ, आप देखोगे कि अभी प्रेजेंट में मिलिट्री में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, राइट। तो इंडिया ने भी इस चीज़ को अप्रोच किया है और इंडिया भी मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा रहा है, राइट। वो ट्रेनिंग के थ्रू या नए वेपन्स के थ्रू,
राइट, या न्यू जो जैसे हम इतने सारे मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, देन सॉफ्ट पावर एक स्ट्रेंथ के रूप पे डेवलप कर रहे हैं। इंडिया का जो इंडियन कल्चर है हम उसको बहुत ही प्राउडली प्रमोट कर रहे हैं चारों तरफ, ताकि इंडिया की स्ट्रेंथ बढ़े। इसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी प्रेजेंट जो हमारे करंट जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि इंडिया को अभी क्या बनना है, रूल मेकिंग बनना है, ना कि रूल फॉलोइंग या रूल टेकिंग, इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है। पहले इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, इतनी स्ट्रांग लीडरशिप नहीं थी, हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो हम क्या करते थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके रूल्स को एज इट इज़ ले लेते थे। भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल जो लॉ हैं वो जब बनाए जाते थे उनकी डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा जो कब्जा था वो किसका था, डेवलप्ड कंट्रीज़ का था। डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो कहीं पे भी मतलब जगह ही नहीं मिलती थी। तो एक तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज़, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, ये सिर्फ क्या करते थे, रूल जो बना दिए जाते थे उनको फॉलो करते रहते थे। अभी इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि इंडिया अब का अप्रोच क्या है कि भाई रूल फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई, हमने आपके रूल्स को बहुत फॉलो कर लिया, अब हम रूल मेकर्स बनेंगे, हमारी भी से होनी चाहिए उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो CBDR इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने पहले भी डिस्कस किया है क्लाइमेट चेंज के मैटर पे। भाई क्लाइमेट चेंज के मैटर पे अगर देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैसेस का रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउस गैसेस, तो सभी कहेंगे कि भाई 70% तुम भी रिड्यूस करो, अमेरिका रिड्यूस कर रहा है, राइट, अमेरिका हो गया, कहेंगे इंडिया भी 70% रिड्यूस करे। तो क्या ये लॉजिकल है? नहीं है ना, क्योंकि भाई इंडिया ने तो अभी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया इतना ज़्यादा। यूएसए ने तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, अपनी अर्बनाइजेशन कर लिया, कंट्री फैक्ट्रीज खड़ा कर ली, राइट, बहुत सारे कंपनीज बना ली। इंडिया ने तो अभी किया ही नहीं। तो भाई यूएसए ने ज़्यादा पल्यूट किया है ना इन्वायरमेंट को, तो यूएसए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो यूएसए ज़्यादा पैसे खर्च करेगा और यूएसए के टारगेट भी ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इंडिया। तो अभी इस पॉइंट का ये इसको ज़रूर ऐड करना कि इंटरनेशनल ऑर्डर पे अभी इंडिया क्या अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है, रूल मेकिंग रादर देन द रूल फॉलोइंग। नेक्स्ट है इनलाइटेड नेशनल इंटरेस्ट। इस समय एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये टर्म, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी इसको, कि जो करंट फॉरेन पॉलिसी है वो इनलाइटेड नेशनल इंटरेस्ट में को हम फोकस कर रहे हैं। तो ये है नेशनल इंटरेस्ट प्लस, मतलब ज़रूरी है इंडिया के लिए अभी कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है इनको हम टॉप प्रायोरिटी पे रखें और रियलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करें, तभी हम नेशनल इंटरेस्ट को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। भाई इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट पूरे हों, हमारे इंटरनेशनल इंटरेस्ट पूरे हों। तो जब ये डिस्कशन होता है, राइट, जो समिट्स होती हैं, तो हम जितना पावरफुली अपनी आवाज़ को रखेंगे, उठाएंगे, और जितना हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे उतना बेहतर हम अपने फेवर में निगोशिएट कर पाएंगे, अपने फेवर में डिसीजन बनवा पाएंगे। तो अभी इंडिया इस पोजीशन को बहुत ही सीरियसली अपने फॉरेन पॉलिसी में फॉलो कर रहा है। तो आई होप सो कि आप अभी कंक्लूजन अच्छा सा लिख सकते हो, राइट, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो वाला भी अप्रोच डाल देना है इसमें कंक्लूजन में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज। आज हमने डिस्कस किया है मेजर फीचर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी और कंक्लूजन डिस्कस किया, बहुत सारे करंट एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और कंटेंट भी मिल गया होगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है इस चीज़ का। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, और किसी और क्वेश्चन पे आपको दिक्कत आ रही हो तो मुझे क्वेश्चन कमेंट कर देना ताकि मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको वर्थफुल लगता है मेरा कंटेंट। और अपने क्वेश्चंस जरूर कमेंट करना जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आंसर लिखने में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका रेडी टू राइट आंसर आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।